ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। देखिए, कल मैंने आपको आर्मेचर रिएक्टेंस के बारे में, रिएक्शन के बारे में बताया था, ठीक है ना। तो अब इससे मैं आपको आज बताऊंगा वोल्टेज इक्वेशन ऑफ द ऑल्टरनेटर। ये बेसिक टॉपिक अपना। तो उससे पहले, वोल्टेज इक्वेशन से पहले, ऑल्टरनेटर के अंदर क्या क्या चीजें डेवलप होती हैं, ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आपको। तो पहली है आर्मेचर रिएक्शन रिएक्टेंस। पहली जो चीज है वो है आर्मेचर रिएक्शन रिएक्टेंस, ठीक है। व्हाट इज इट? देखिए, जब जो आर्मेचर रिएक्शन का मैंने आपको बताया था ना, बेसिकली उसके कारण क्या है कि जो फ्लक्स, मेन फ्लक्स के ऊपर जो प्रभाव डालता है, तो जो हमारा ईएमएफ इक्वेशन थी 4.44 के एफ के सी के डी एफ फाई टी, तो ये जो फाई जो है ना, ये मेन फील्ड फ्लक्स होता है। आपने देखा होगा जब डेरिवेशन करवाई थी, फाई तो फ्लक्स पर पोल, तो ये फील्ड का जो फ्लक्स होता है ये दिस इज योर फाई। लेकिन आर्मेचर करंट के कारण जो उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, दैट इज नोन एज आर्मेचर रिएक्शन, और उसके कारण उस फ्लक्स का मान प्रभावित होता है, ठीक है। तो जब जब आर्मेचर में धारा प्रभावित होती है तो उसमें उत्पन्न फ्लक्स का मेन फील्ड फ्लक्स पर प्रभाव आर्मेचर रिएक्शन कहलाता है। ये हमने कल देख लिया था अपने, है ना। तो लैगिंग पावर फैक्टर पर मेन फ्लक्स का मान कम हो जाता है, क्योंकि जो लोड होता है ना ऑल्टरनेटर के ऊपर, वो मैक्सिमम लैगिंग ही होता है, तो उसके ऊपर आर्मेचर फ्लक्स का मान कम हो जाता है। अतः प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान भी कम हो जाता है। तो ये प्रेरित विद्युत बल क्या, वो रिड्यूस हो गया, कम हो गया। जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारा मेन फील्ड फ्लक्स इतना है तो इतना ईएमएफ आना चाहिए, उसकी बजाय थोड़ा सा कम हो गया। तो इस रिड्यूस्ड ईएमएफ को आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह ड्रॉप धारा के 90 डिग्री पर होता है। तो इसकी जो प्रकृति होती है ना, वो रिएक्टेंस की नेचर की होगी, प्रतिघात के नेचर की होगी। तो हम ये मान लेते हैं कि ये जो ड्रॉप हो रहा है ये रिएक्टिव ड्रॉप है, ठीक है। तो इसकी प्रकृति प्रतिघात के रूप में होती है, तो इसे आर्मेचर रिएक्शन रिएक्टेंस कहते हैं, और सर्किट में इसको एक्स ए आर से प्रदर्शित करते हैं। रिएक्टेंस को किससे प्रदर्शित करते हैं? एक्स से। और ये जो रिएक्टेंस है ये आर्मेचर रिएक्शन के कारण आ रही है, तो इसको हम कह देते हैं आर्मेचर रिएक्शन रिएक्टेंस एक्स ए आर। तो ये जो ईएमएफ इंड्यूस आपका कम हुआ है, तो हम ये मान लेते हैं कि एक सर्किट में प्रतिघात है जिसमें ड्रॉप हो रहा है, और ये प्रतिघात करंट के 90 डिग्री पर होती है, इसलिए इसको हम ले लेंगे आर्मेचर रिएक्टेंस ले लेंगे। इसको प्रदर्शित किसे करेंगे? एक्स ए आर से करेंगे, ठीक है। अब दूसरी है वो रिएक्टेंस आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस एक्स ए एल। एक्स तो आर्मेचर रिएक्टेंस है ही, और ए एल आर्मेचर लीकेज। क्या मीनिंग है आर्मेचर लीकेज का? तो ऑफिस में होगी, देखिए एक बार कहां पर है फिर। तो आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस एक्स ए एल। अब देखिए, हमने ये माना था कि ईएमएफ इक्वेशन के अंदर कि ये फ्लक्स पर पोल प्रोड्यूस हो रहा है फाई, और ये सारा सारा फ्लक्स आर्मेचर कंडक्टर द्वारा काटा जा रहा है, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो फील्ड पोल में जो फ्लक्स उत्पन्न होता है उसका समस्त भाग आर्मेचर चालक के द्वारा नहीं काटा जाता है। हालांकि मेन फील्ड फ्लक्स का अधिकतर भाग चालकों द्वारा काटा जाता है, लेकिन फ्लक्स का कुछ भाग एयर गैप में लीक हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? लीकेज फ्लक्स कहते हैं। वो हम तो ये मान के चल रहे थे कि 1 वेबर सपोज कर उत्पन्न हुआ, 1 वेबर का 1 वेबर पूरा आर्मेचर चालू द्वारा काटा जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। कुछ पोर्शन, मैक्सिमम फ्लक्स काटा जाएगा, लेकिन कुछ पोर्शन आर्मेचर के एयर गैप में लीक हो जाता है, जिसे लीकेज फ्लक्स कहते हैं। अब जब फ्लक्स कम काटा जाएगा तो सीधी सी बात है ईएमएफ कम उत्पन्न होगा, ठीक है। तो इस लीकेज फ्लक्स के कारण जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसे रिएक्टेंस ईएमएफ कहते हैं, तथा यह ईएमएफ करंट के 90 डिग्री फेज में होता है। तो जनरेटेड ईएमएफ का कुछ हिस्सा इस ईएमएफ को कंपनसेट करने के काम में आ जाता है। अतः आउटपुट पर नेट वोल्टेज कम प्राप्त होता है। तो हम ये मान लेते हैं कि इसके कारण आर्मेचर में एक रिएक्टेंस है जिसके अंदर वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं, और जिस कारण हमको आउटपुट पे वोल्टेज कम मिल रहा है।
तो इस रिएक्टेंस को हम कहते हैं आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस कहते हैं, आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस। तो दो तरह की रिएक्टेंस होगी, एक आर्मेचर रिएक्शन रिएक्टेंस XAR जो किस कारण से होता है कि आर्मेचर करंट का मेन फील्ड फ्लक्स में जो प्रभाव पड़ता है उसी कारण उत्पन्न होती है। दूसरी जो रिएक्टेंस है वो ये है कि हम ये मान लेते हैं कि सारा फ्लक्स हम ये मान के चलते हैं शुरू में कि सारा फ्लक्स आर्मेचर चालकों द्वारा काटा जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। कुछ फ्लक्स एयर गैप में लीक हो जाता है जिसके कारण हमको EMF कम प्राप्त होता है। तो हम ये मान लेते हैं कि एक आर्मेचर में एक रिएक्टेंस जो है जिसके अंदर ड्रॉप हो जाता है तो आउटपुट का ऊपर वोल्टेज हमको कम प्राप्त होता है। तो दो रिएक्टेंस होगी, XAR आर्मेचर रिएक्शन रिएक्टेंस और एक होगी XAL आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस। ठीक है ना, सबको अनम्यूट कर दिया मैंने, कोई अगर पूछना चाहे तो। अब देखिए नेक्स्ट, अब आएगी सिंक्रोनस रिएक्टेंस XS। ये कई बार एग्जाम में आ जाता है सिंक्रोनस रिएक्टेंस की डेफिनेशन। तो जो टोटल रिएक्टेंस हुई ना सर्किट की मिला के XAL प्लस XAR, दिस इज नोन एज द सिंक्रोनस रिएक्टेंस, तुल्यकालिक प्रतिघात, और इसको हम प्रदर्शित करते हैं XS। तो सिंक्रोनस रिएक्टेंस XS, ऑल्टरनेटर के आर्मेचर जो कुल रिएक्टेंस होती है उसे सिंक्रोनस रिएक्टेंस कहते हैं, तथा यह आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस और आर्मेचर रिएक्शन रिएक्टेंस के बराबर होती है। तो XS बराबर XAR प्लस XAL। ठीक है, सिंक्रोनस इंपेडेंस, इंपेडेंस क्या होता है R प्लस JX। तो सिंक्रोनस इंपेडेंस क्या होगा, आर्मेचर सर्किट की कुल इंपेडेंस को सिंक्रोनस इंपेडेंस कहते हैं। ZS इक्वल टू RA प्लस JXS। RA आर्मेचर प्रतिरोध, आर्मेचर रेजिस्टेंस, XAL आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस, XAR आर्मेचर रिएक्शन रिएक्टेंस और XS सिंक्रोनस रिएक्टेंस। ठीक है, हाँ बोलो विक्रम। नहीं सर, समझ में आ गया। ठीक है ना, तो ये टोटल मिला के, क्योंकि देखिए कोई भी जो इक्वेशन है सर्किट की, Z बराबर होता है R प्लस JX। अब आर्मेचर निकालने तो आर्मेचर रेजिस्टेंस आ जाएगा, आर्मेचर की रिएक्टेंस आ जाएगी जिसको सिंक्रोनस रिएक्टेंस कहते हैं XS। इसके दो पार्ट होते हैं XAL और XAR। ये ठीक है, ये बराबर होगा सिंक्रोनस रिएक्टेंस XS। ओके, RA आर्मेचर रेजिस्टेंस, XAL आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस, XAR आर्मेचर रिएक्शन रिएक्टेंस और XS सिंक्रोनस रिएक्टेंस। अब सिंक्रोनस इंपेडेंस की ये तो मैथमेटिकल फार्मूला हो गया, ये दिस इज इसकी डेफिनेशन यदि 2 मार्क्स में आती है या ऑब्जेक्टिव टाइप में यदि आती है इसकी डेफिनेशन, तो डेफिनेशन क्या होगी सिंक्रोनस इंपेडेंस को प्रैक्टिकली अगर निकाले हम लेबोरेटरी के अंदर, तो सिंक्रोनस इंपेडेंस ZS प्रैक्टिकली सिंक्रोनस इंपेडेंस को निम्न प्रकार से परिभाषित तथा ज्ञात किया जा सकता है। क्या डेफिनेशन है, ZS इक्वल टू किसी दिए हुए फील्ड करंट पर ओपन सर्किट EMF का मान अपॉन उसी फील्ड करंट पर आर्मेचर में शॉर्ट सर्किट करंट का मान। मींस एक फील्ड करंट रखा है हमने, उसी फील्ड करंट के ऊपर तो ओपन सर्किट वोल्टेज निकालना है ऑल्टरनेटर के टर्मिनल के ऊपर, और उसी फील्ड करंट के ऊपर शॉर्ट सर्किट करंट का मान निकालना है, तो वो कहलाएगा सिंक्रोनस इंपेडेंस। ये IF दोनों केस में सेम रहेगा। ठीक है, तो ZS इक्वल टू EOC अपॉन IAC। ठीक है, अब ऑल्टरनेटर ऑन लोड देखिए, ऑल्टरनेटर लोड का मतलब क्या है कि जब ऑल्टरनेटर पे लोड लगाया जाता है तो उसमें क्या क्या वोल्टेज ड्रॉप होते हैं और फिर उसका किस तरह से फेजर डायग्राम बनाया जाता है। ठीक है, तो जब ऑल्टरनेटर पर लोड लगाते हैं तो टर्मिनल वोल्टेज का मान कुछ कम हो जाता है, क्योंकि लोड जैसे लगाया तो आर्मेचर में करंट फ्लो होने लग जाएगा। जैसे आर्मेचर में करंट फ्लो होगा, आर्मेचर रिएक्शन के कारण भी EMF कम हो जाएगा, लीकेज के कारण भी कम हो जाएगा, और जो आर्मेचर का रेजिस्टेंस है उसके कारण भी कम हो जाएगा। तो ऑल्टरनेटर का जो टर्मिनल वोल्टेज बदलता है, तो ऑल्टरनेटर के होने वाले ड्रॉप्स निम्न प्रकार है, दोष नहीं कहेंगे इनको, ड्रॉप्स कहेंगे। क्या क्या है, आर्मेचर प्रतिरोध ड्रॉप IARA, आर्मेचर लीकेज फ्लक्स के कारण ड्रॉप IAXAL, और आर्मेचर रिएक्शन के कारण ड्रॉप IAXAR। 3 तरह के ड्रॉप हुए। ये जो ड्रॉप होता है, रेजिस्टेंस का ड्रॉप हमेशा करंट के फेज में होता है, और रिएक्टेंस का जो ड्रॉप होता है हमेशा करंट के नंबर डिग्री के ऊपर होता है।
फेजर डायग्राम जब अलग अलग पावर फैक्टर बताएंगे तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो वोल्टेज इक्वेशन क्या होगी ऑल्टरनेटर की? सो नो लोड वोल्टेज इक्वेशन, ई एफ ओपन सर्किट वोल्टेज है, ई एफ इक्वल टू वी प्लस आई ए आर ए प्लस जे आई ए एक्स ए एल प्लस जे आई ए एक्स ए आर। ये फेजर इक्वेशन है इसकी, ठीक है। दिस वन इक्वल टू वी प्लस आई ए आर ए, जे आई ए कॉमन ले लिया तो एक्स ए एल प्लस एक्स ए आर, ये हो जाएगा एक्स एस। तो फाइनल इक्वेशन हो गई ई एफ बराबर वी प्लस आई ए आर ए प्लस जे आई ए एक्स एस, ये हो गई, जहाँ एक्स एस सिंक्रोनस रिएक्टेंस, ठीक है। तो ई एफ बराबर वी प्लस आई ए आर ए प्लस जी एक्स एस और ई एफ इक्वल टू वी प्लस आई ए जेड एस। ये जेड एस क्या है? सिंक्रोनस इम्पीडेंस, इक्वल टू आर ए प्लस जी एक्स एस। तो मैं जो फेजर डायग्राम जो ड्रॉ करूंगा ना वो इससे ड्रॉ होगा, इस वाली इक्वेशन से, ये इस इक्वेशन से फेजर डायग्राम ड्रॉ होगा, ठीक है। ई एफ इक्वल टू वी प्लस आई ए आर ए प्लस जे आई एक्स, इससे मैं अलग अलग पावर फैक्टर के ऊपर फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये तो सब समझाई दिया, वेयर एक्स एल प्लस एक्स आर और एक्स एस सिंक्रोनस रिएक्टेंस, आर ए प्लस जी एक्स इक्वल टू जेड एस सिंक्रोनस इम्पीडेंस और वी इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज। अब देखिए फेजर डायग्राम कैसे ड्रॉ करें, आपको ध्यान रखना है। देखिए फेजर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए अलग 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 ये है। इसमें देखिए आपको एक बात ध्यान रखनी बात, आप इसको किसी भी तरीके से ले सकते हैं। किसी भी तरह का लेने का मतलब ये है कि इसमें ई और ई को आप फिक्स कर दीजिए इसके अंदर, ठीक है। ई को इसके अंदर आप फिक्स कर दीजिए। एक सेकंड, मैं 2 मिनट के लिए पॉज कर रहा हूं। हेलो, फेजर डायग्राम दिख रहा है ना अब सबको? ओके, सो ये हमारा अलग अलग पावर फैक्टर के ऊपर फेजर डायग्राम, ठीक है। फेजर डायग्राम ऑफ डिफरेंट ऑफ ऑल्टरनेटर एट डिफरेंट पावर फैक्टर और सिलेंड्रिकल रोटर, ये केवल आपके सिलेबस के अंदर सैलेंट पोल रोटर वैसे भी नहीं है। तो वोल्टेज इक्वेशन क्या ऑल्टरनेटर की? ई इक्वल टू वी प्लस आई ए आर ए प्लस जे आई ए एक्सेस, ये वोल्टेज इक्वेशन है आपके। पहले मैंने बता दिया वी टर्मिनल वोल्टेज है, ई इंड्यूस डीएमएफ है, आई ए आर्मेचर करंट है, आर ए आर्मेचर प्रतिरोध है, एक्सेस सिंक्रोनस प्रतिघात है, थीटा पावर फैक्टर एंगल है और डेल्टा टॉर्क एंगल है। डेल्टा जो है टॉर्क एंगल, ये है ई और वी के बीच का एंगल, दिस इज नोन एज द टॉर्क एंगल, ठीक है। जब भी आप फेजर डायग्राम बनाएं तो आप ये ध्यान रखिए कि एक लाइन आप फिक्स कर दीजिए किसी की भी। इसमें मैंने वी की फिक्स कर दी, टर्मिनल वोल्टेज मैंने फिक्स कर दिया, ओके। ये टर्मिनल वोल्टेज मैंने नीचे वी लाइन खींच रखी है यहाँ पर और एक लाइन ऊपर खींच रखी है, ये वी बना लिया। कलरफुल है तो अच्छा सा आपको दिख भी रहा होगा। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है ना? हाँ शुभम, डायग्राम दिख रहा है? ओके, तो ये वी फिक्स कर लिया मैंने। अब इस इक्वेशन को ध्यान में रखना है आपको, बस हमेशा इस इक्वेशन को आपको ध्यान में रखना है, दिस इक्वेशन, ठीक है। अब V में क्या जोड़ना है? आई ए आर ए, पहले आई ए जोड़ना है मेरे को। तो देखिए लैगिंग पावर फैक्टर है, लैगिंग का मतलब है कि जो वोल्टेज से पीछे रहेगा, राइट साइड में रहेगा, ये मैंने आई ए बना दिया। लैगिंग पावर फैक्टर कितने भी एंगल बना सकते हैं, रीजनेबल एंगल पे बना लीजिए, और लेंथ भी आप कितनी ले सकते हैं, रीजनेबल लेंथ ले लीजिए इसकी, ओके। ये थीटा हो गया पावर फैक्टर एंगल, ये आई ए लैगिंग पावर फैक्टर हो गया। अब तो V में मैं जोड़ूंगा आई ए आर ए। ये क्या ध्यान रखिए, रेजिस्टेंस का ड्रॉप हमेशा करंट के समानांतर होता है, करंट के फेज में होता है। तो यहां से करंट के पैरेलल में लाइन ले लीजिए आई आर, ये करंट है आपकी, ये लाइन ड्रॉप खींची हुई ना मैंने, इसका मतलब ये दोनों पैरेलल में,
यहाँ पे ले लिया आइए, ये आइए आर ए का ड्रॉप ले लीजिए। और जे आई एक्सेस का जे इसका मतलब नंबर डिग्री पे ऐड होएगा, इसको नंबर डिग्री ले लीजिए, ये नंबर डिग्री ले लीजिए, ये आई एक्सेस, दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, इसका पेन लेके मैं और बता देता हूँ, 90 डिग्री एंगल, कलर इसका रेड ले लेते हैं, पेन ले लिया, दिस एंगल इज 90 डिग्री, ये आई एक्सेस, दिस एंगल इज 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। ठीक है, हाँ दिनेश, तो V प्लस आई आर ए प्लस आई एक्सेस ये हो गया E, तो आपको दिख रहा है E इज ग्रेटर देन V। लैगिंग पावर फैक्टर के लिए E का मान, हाँ बोलो शुभम, हमेशा V से ज्यादा हो, ये लैगिंग पावर फैक्टर है, बोलो शुभम। नाउ यूनिटी पावर फैक्टर, फिगर 2 जो है वो यूनिटी पावर फैक्टर के लिए है, वापस V यही लिया है मैंने, इतना ही लिया। अब देखिए पावर फैक्टर कितना है, यूनिटी, इसका मतलब पावर फैक्टर यूनिटी का मतलब cos phi is 1, इट मीन्स एंगल वोल्टेज और करंट के बीच में कितना रहेगा, एंगल 0 रहेगा, ये 0 डिग्री रहेगा, इसका मतलब आई जो V के साथ ही रहेगा, ये आई है, तो आई आर ए का ड्रॉप इसके साथ ही आएगा, तो V में आई आर ए जोड़ दिया, और 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, ठीक है, यहाँ ले लिया आई एक्सेस, ये आई एक्सेस हो गया, और ये हो गया आपका V, और दिस एंगल इज डेल्टा, यहाँ पे ये डेल्टा था ना। ये क्लास के बीच में कौन बोल रहा है, ठीक है। इस केस में क्या, E इज ग्रेटर देन V, इधर भी E इज ग्रेटर देन V था, इधर भी E इज ग्रेटर देन V था, ये लैगिंग पावर फैक्टर है, ये यूनिटी पावर फैक्टर है। अब ये लीडिंग पावर फैक्टर है, लीडिंग पावर फैक्टर में क्या होगा, जो करंट है वो वोल्टेज से आगे होगा थीटा डिग्री, ये थीटा डिग्री, पिंक लाइन जो दिख रही है ना, ये आई ए की लाइन है, और ये एंगल इज थीटा डिग्री। अब ये आई ए इधर है, तो V इसमें आई आर ए जोड़ दिया, ये इससे समानांतर है, देखिए मैंने कट कर रखा ना, ये इसका मतलब क्या है, ये आई ए के समानांतर है, और इसमें 90 डिग्री पे लिया ये, सो दिस इज आई ए एक्सेस, और ये हो जाएगा V। इन दिस केस ये E है, सॉरी ये V है, ये E है, E स्लाइटली नीचे है इससे V से, तो इन दिस केस E इज लेस देन V, ये है लीडिंग पावर फैक्टर। तो 3 अलग अलग पावर फैक्टर के ऊपर फेजर डायग्राम मैंने आपको बता दिया इसमें। तो ऑल्टरनेटर का यदि फेजर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आता है आपके पास, तो केवल आपको ये शीट बनानी है, बस आपको ये इक्वेशन लिखनी है कि वी नो द वोल्टेज इक्वेशन ऑफ द ऑल्टरनेटर इज दिस वन, E इक्वल टू V प्लस आई आर ए प्लस जे आई ए एक्सेस। ठीक है, उसके बाद आपको ये V की लाइन फिक्स कर लीजिए, ये इक्वेशन लिख लीजिए, और V की लाइन फिक्स करके V में आई आर ए जोड़ दीजिए करंट के समानांतर, और फिर आई ए एक्सेस जोड़ दीजिए करंट के 90 डिग्री के ऊपर, तो ये आपका तीनों का फेजर डायग्राम बन जाएगा। तीनों पे नाम लिख दीजिए, ये लैगिंग पावर फैक्टर के लिए, लैगिंग पावर फैक्टर में E इज ग्रेटर देन V होगा, यूनिटी पावर फैक्टर इकाई पावर फैक्टर के लिए भी E इज ग्रेटर देन V होगा, और लीडिंग पावर फैक्टर के लिए सामान्य तौर पे E इज लेस देन V होता है। तो ये तीनों पावर फैक्टर के लिए फेजर डायग्राम आपका मैंने बना दिया आपको। ठीक है, तो आज की क्लास में जो डिस्कस किया है वो मैंने डिस्कस किया है आर्मेचर रिएक्शन रिएक्टेंस, आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस, वोल्टेज इक्वेशन ऑफ द ऑल्टरनेटर, सिंक्रोनस रिएक्टेंस, सिंक्रोनस इम्पीडेंस, वोल्टेज इक्वेशन ऑफ ऑल्टरनेटर, और डिफरेंट पावर फैक्टर के ऊपर फेजर डायग्राम ऑल्टरनेटर का। मैं बार बार ये रिपीट नहीं करूंगा कि आपके सिलेबस के अंदर केवल और केवल सिलेंड्रिकल रोटर के लिए ही पावर फैक्टर या जो बिट एनालिसिस है इसका, वो सारा केवल सिलेंड्रिकल रोटर के लिए है, हालांकि उसका सिलेबस में लिखा हुआ भी हो, लेकिन साइलेंट पोल के लिए नहीं है, उसका एनालिसिस डिग्री लेवल का होता है, थोड़ा सा लिटिल डिफिकल्ट होता है। ये बिल्कुल आसान है, एक सिंपल सा इक्वेशन है, उस इक्वेशन के ऊपर आपको डिफरेंट फेजर डायग्राम ड्रॉ करना है। तो अंडरस्टैंड कर लीजिए इसको, कोई डिफिकल्टी हो तो आप मेरे को पूछ लो। अभी मैं अभी सबको अनम्यूट कर देता हूँ, अनम्यूट ऑल। अभी किसी को कुछ पूछना है क्या? शुभम, विक्रम, हेलो। हाँ हाँ, सर। बोल,
बोलो शुभम, आ गया समझ में? हेलो हाँ बोलो। सर, ये फेजर डायग्राम था ना एक बार। हाँ हाँ बोलो। सर, फेजर डायग्राम में जो लैगिंग पावर फैक्टर है, इसमें अपन ने ई हाँ को मान रखा है। क्या चीज? लेफ्ट भाई लैगिंग पावर पावर फैक्टर फैक्टर जो में। लैगिंग पावर फैक्टर कोई सा भी हो, पावर फैक्टर क्या होता है? पोजीशन ऑफ वेक्टर आई विद रिस्पेक्ट टू वी, ये वी है, ठीक है ना? तो इस वी के पीछे वो आई है तो लैगिंग पावर फैक्टर हो जाएगा, उसके साथ है तो हो जाएगा, और उसके राइट साइड में लेफ्ट साइड में आगे है तो लीडिंग हो जाएगा। बोलो क्या पूछ रहे हो? ठीक है शुभम, ठीक है सर। ठीक है ना? और हेलो। दिक्कत हो तो आप मेरे को फ़ोन कर लो, मैंने क्या रखा है नोट्स आपको मैंने शेयर कर दिए व्हाट्सएप के ऊपर, अभी इसका लिंक यूट्यूब पे भी डाल दूंगा मैं, यू कैन सी इन द यूट्यूब आल्सो। और फिर भी कोई दिक्कत हो तो फ़ोन करके पूछ लो मुझसे कभी भी, ठीक है ना? ओके सर। ओके ओके।